वेलकम टू easylearningindia.com। easylearningindia.com में आपका स्वागत है। easylearningindia.com वेबसाइट है फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज आफ्टर क्लास 12। ये क्लास 12 के बाद जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बहुत दिनों से डिमांड थी कि एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, बिकॉज हमारे एजुकेशन सेक्टर में और हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे लैब्स हैं और बहुत ही आउटडेटेड है। तो यह पिछले 10 साल से डिमांड हो रही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आज के टाइम के हिसाब से होना चाहिए, ना कि पिछले टाइम के हिसाब से। तो हमने 5 साल लगाए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए। कैबिनेट सेक्रेटरी टीएस सुब्रमण्यम जी के अध्यक्षता में पहली बार बैठी थी ये, और उसके बाद हमें 5 साल लग गए न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए। देखते हैं कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है देश की, वो यह तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले 2 एजुकेशन पॉलिसीज आई थी। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1984 में, जब राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। और अब थर्ड एजुकेशन जो पॉलिसी है वो 36 साल के बाद, जब हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आई है। इस बीच बहुत सारे चेंजेस हुए हैं 36 साल में। बहुत बार डिमांड हुई है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आनी चाहिए, बच्चों को आज के हिसाब से, स्किल के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, ना कि रट्टा तोतू और जैसे पहले के हिसाब से नहीं पढ़ाना चाहिए। आज पूरे वर्ल्ड में स्किल की डिमांड है। पूरे वर्ल्ड में जो है वो रोजगार स्किल से उत्पन्न होता है, तो हम रट्टा तोतू पे क्यों निर्भर हैं। जो हमारी ये वाली एजुकेशन पॉलिसी है ये ज़्यादातर स्किल के ऊपर और हमारी क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिटिक थिंकिंग के ऊपर है। देखिए, सबसे पहली जो मेन चीज इसमें चेंज हुई है वो 10+2 को चेंज करके अब नया फॉर्मूला बना है 5+3+3+4। पहले क्या होता था, 10+2 होते थे। बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता था, 10वीं क्लास तक पढ़ता था। उसके बाद 10वीं के बाद कोई स्ट्रीम चुनता था, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। लेकिन अब क्या है, अब हमने बिल्कुल एक नया फॉर्मूला लेके आए हैं, जिसके अंदर पहले जो 5 साल है वो है, पहले 3 साल है नर्सरी, प्री नर्सरी, किंडरगार्टन, फिर है फर्स्ट एंड सेकंड। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें नए स्वरूप में ध्यान रखते हुए हमें रूट लेवल से ही बच्चों की पढ़ाई के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। जब नींव मजबूत होगी तभी ही पेड़ पर अच्छे फल लगते हैं। सो बच्चे की नींव को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इस एजुकेशन पॉलिसी में 3rd क्लास में पहली बार पेपर होंगे। उससे पहले पेपर ही नहीं होंगे बच्चों के। उससे पहले क्रिएटिव थिंकिंग, बच्चों के अंदर क्रिएटिव माइंडसेट के हिसाब से उन्हें पढ़ाया जाएगा। फिर है 3rd, 4th एंड 5th जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चा यहाँ से कुछ नई चीज़ें, नया ज्ञान सीखना शुरू करता है। उसके बाद जब 5वीं के बाद बच्चा जब 6th में आएगा तब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले जो 3 साल है बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th, 7th एंड 8th। 6th क्लास से नए एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल कोर्सेज की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि नई एजुकेशन 6th क्लास से बच्चे के अंदर वोकेशनल एजुकेशन की जो जागरूकता है वो बढ़ गई है। 6th क्लास से इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है 6th क्लास से, क्योंकि 6th क्लास से हम बच्चे को वोकेशनल कोर्सेज सिखाएंगे, जैसे कोडिंग, कारपेंट्री, प्लम्बिंग, एसेट्रा।
फॉरेन में, विदेश में, जर्मनी और यूएसए जैसे देशों में इस स्किल को बहुत मेन माना जाता है, लेकिन इंडिया में कारपेंट्री, प्लम्बरी, पॉटरी, इनको बहुत ही निचले तबके की जॉब मानी जाती है, रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। और बच्चे को ये स्किल सिखाना जरूरी भी है, क्योंकि जब तक ये स्किल नहीं सीखेगा बच्चा, वोकेशनल कोर्सेज की स्किल नहीं सीखेगा, तो वो बाद में जॉबलेस हो जाता है। अगर वो 8वीं के बाद ड्रॉप आउट हो गया तो वो जॉबलेस हो गया। लेकिन नहीं, इस नए एजुकेशन पॉलिसी में जब 8वीं के बाद बच्चा अगर मान लो नहीं पढ़ पाता और ड्रॉप आउट हो जाता है, तो वो कुछ नया सीख सकता है, कुछ नया कर सकता है इस वोकेशनल कोर्सेज जो उसने 3 साल सीखा है। उसके बाद नेक्स्ट 4 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th, 10th, 11th एंड 12th। 9th, 10th, 11th एंड 12th। इसमें बच्चे के अंदर होलिस्टिक, क्रिएटिव, एनालिटिक, क्रिएटिव माइंडसेट के साथ उसे पढ़ाया जाएगा। और 11th और 12th में तो बहुत ही अच्छी चीज हुई है कि बच्चे को अपने हिसाब से सब्जेक्ट चुनने की अनुमति होगी। अपने हिसाब से वो अपने चॉइस के सब्जेक्ट चुन सकता है, जैसे कि फिजिक्स का बच्चा पॉलिटिकल साइंस चुन सकता है, बिजनेस स्टडीज का बच्चा हिस्ट्री चुन सकता है, हिस्ट्री का बच्चा बायोलॉजी चुन सकता है। तो इसके हिसाब से बच्चे के अंदर जो उसका मन करेगा वो वैसे ही पढ़ सकता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि बच्चे की एक प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, जिससे वो सही सब्जेक्ट चुन सके। ये ना हो कि वो गलत सब्जेक्ट चुन ले और आगे वो उसके ऊपर बैकफायर हो जाए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी लोकल एंड रीजनल लैंग्वेज। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये देखा गया है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है क्लास 5 तक, वो हो सके तो कंपलसरी नहीं बना गया है, हो सके तो लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटका में कन्नड़, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तो उनकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई हो। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, अगर ये कंपलसरी बना दिया जाता है तो मान लो 3rd क्लास तक एक तमिलनाडु का बच्चा अगर तमिल में पढ़ता है और उसके फादर का ट्रांसफर, मदर का ट्रांसफर महाराष्ट्र हो जाता है, तो मराठी को अडेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इसको लागू करने के लिए एक बहुत ही यूनिफॉर्म तरीका होना चाहिए, नहीं तो ये बैकफायर कर सकता है। लेकिन एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बच्चे को अपनी मदर टंग सबसे अच्छी समझ में आती है तो वो ज़्यादा चीज़ें समझ पाएगा, ना कि इंग्लिश या हिंदी के ऊपर जो हम इतना एम्फेसिस देते हैं इंग्लिश के ऊपर, हमने एक बहुत हवा बना रखा है, वो थोड़ा खत्म होगा। एजुकेशन शेयर इन जीडीपी। एजुकेशन शेयर इन जीडीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम आज के दिन 2% के हिसाब से हम अपना जो पूरा जीडीपी का हिस्सा है वो एजुकेशन को देते हैं, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको 6% रखा गया है। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एजुकेशन सेक्टर में और एजुकेशन के लिए नहीं लगाएंगे, उससे रिजल्ट नहीं आ पाएगा। सबसे हालिया एग्जांपल है, दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना एजुकेशन का जो बजट है उतना बढ़ाकर जब लगाया है, तो सरकारी स्कूलों को इतना अपग्रेड किया है, तो उससे सरकारी स्कूल के नतीजे अच्छे आए हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव हुई है। आजकल के इस डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। कोविड ने हमें सिखा दिया, कोरोना ने हमें बता दिया कि ऑनलाइन एजुकेशन भी की जा सकती है और ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट की जा सकती हैं। बच्चे इससे पढ़ सकते हैं, रिजल्ट आ सकते हैं। सो डिजिटलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा जोर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। इसके अंदर है कि डिजिटल कंटेंट होना चाहिए, ई बुक्स होनी चाहिए, बहुत हायर एंड सेकेंडरी लेवल के ऊपर। ऑनलाइन क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस से बहुत जोर दिया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस हो, स्मार्ट क्लासेस हो, जब जाएं बच्चे तो वहाँ प्रोजेक्टर पे पढ़ें, इंटरनेट से पढ़ें, जिससे वो आज के वर्ल्ड में जी सके, आज के वर्ल्ड में जो हो रहा है वो सीख सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, नो हार्ड सेपरेशन ऑफ स्ट्रीम फॉर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने पहले वाली स्लाइड्स में डिस्कस किया है कि 11th एंड 12th में अब कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि ये साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, ये आर्ट्स स्ट्रीम का बच्चा है, ये कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा है। अब
हर बच्चा अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकेगा, बच्चा अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को परस्यू कर पाएगा। स्टूडेंट विल गिव इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी चॉइस ऑफ स्टूडेंट स्टडी particular in secondary schools including subject in physical education, arts, craft and vocational skills। अब बच्चों को आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, क्राफ्ट, उनके भी मार्क्स उतने ही लगेंगे जितने की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश के लगते हैं। अब उतने ही मार्क्स लगेंगे, उतने ही इक्वल वेटेज मिलेगी बच्चों को, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए जो मिलती है सेम वेटेज मिलेगी। इससे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी, अगर कोई बच्चा फिजिक्स में अच्छा है और मैथ्स में कमजोर है लेकिन वो फिजिकल एजुकेशन में अच्छा है तो वो एग्रीगेट से कंपनसेट कर जाएगा और उसको समाज में जिल्लत महसूस नहीं होगी। देयर विल बी नो हार्ड सेपरेशन अमंग करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलम, कोर करिकुलम, अमंग आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, साइंस और बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। अब कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, चाहे वो बच्चा खेलता हो चाहे वो डिबेटिंग में हो, सेम होगा उसके लिए। एक्स्ट्रा करिकुलर और कोकुलर सेम होगा इसके अंदर। सब्जेक्ट्स सच एज फिजिकल एजुकेशन, द आर्ट्स, क्राफ्ट एंड वोकेशनल स्किल्स इन एडिशन टू साइंस, ह्यूमैनिटी एंड मैथमेटिक्स विल बी इनकॉर्पोरेट थ्रू आउट दी स्कूल करिकुलम। स्कूल के करिकुलम के अंदर अब ये थ्रू आउट दी ये होगा कि बच्चे के पास चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का, चाहे साइंस का, उसके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, कोकुलर एक्टिविटी हो, जिससे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, ना कि वो एक ही दिशा में किताबी कीड़ा बन सके। और ये सेम पॉइंट है कि एनी स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th कैन चूज 11th एंड 12th कैन चूज सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस। मोर फोकस ऑन वोकेशनल स्टडीज इन स्कूल लेवल। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया है, क्या वोकेशनल कोर्सेज स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है। प्रधानमंत्री की एक योजना भी है स्किल डेवलपमेंट। उस स्किल डेवलपमेंट योजना को अब हम स्कूल लेवल से लागू शुरू करेंगे, जिससे हमें यह दिक्कत ना आए कि बच्चा 12वीं पास हो जाए और उसके पास कोई स्किल भी ना हो। तो 6th क्लास से ही बच्चे के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल डाली जाएंगी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, कारपेंट्री, गार्डनिंग, पोएट्री, कोडिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एसेट्रा स्किल्स, जिससे कि बच्चा अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हम इस स्लाइड में बात करेंगे कि हमारे पास क्वालिटी ऑफ टीचर्स नहीं है। क्वालिटी ऑफ टीचर्स आज के दिन में है ही नहीं। कुछ यूनिवर्सिटीज और कुछ स्कूल्स को छोड़कर बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो रूरल एरियाज में हैं, जो हिली एरियाज में हैं, जहां क्वालिटी ऑफ टीचर्स नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, और अच्छी एजुकेशन इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। जो आज बीएड 2 साल का है, सरकार चाहती है कि 2030 तक यह बीएड का कोर्स 4 साल तक हो जाए और इसको क्वालिफाई करना जरूरी हो, और ऑल इंडिया एंट्रेंस लेवल पर एक ऑल इंडिया एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम हो टीचर्स के लिए भी, जैसे आईएएस होता है, जैसे एम्स होता है, जैसे एनडीए होता है, ऐसे ही ये टीचर्स के लिए भी एक ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट हो जो बीएड करके आएंगे 4 साल के। इससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ टीचिंग इंप्रूव होगी और बच्चों का भविष्य इंप्रूव होगा। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये फॉरेन में तो बहुत सारे कॉलेजेस में है, फॉरेन में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में है, और इसको अब इंडिया में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखो, बच्चा कॉलेज में एडमिशन तो ले लेता है, लेकिन कभी कभार वो फाइनेंशियल दिक्कत, कभी कभार कभी कभार उसकी हॉबी चेंज हो जाती है, उसका इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, तो वो चाहता नहीं है कि वो 4 साल तक अपनी लाइफ बर्बाद करे। तो वो चाहता है कि अगर 1 साल कंप्लीट हो गया, 2 साल कंप्लीट हो गया, 3 साल हो गया, तो वो छोड़ना चाहता है। तो फॉरेन में ये बहुत ज़्यादा होता है, इंडिया में भी अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। देखो, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी एंट्री
एंड मल्टी एग्जिट प्रोग्राम, कि आपको मल्टी एंट्री हो सके और मल्टी एग्जिट प्रोग्राम हो सके। अगर बच्चा, अगर उसने एडमिशन लिया है तो फर्स्ट ईयर में अगर ड्रॉप आउट होगा तो उसको सर्टिफिकेशन मिलेगा। अगर वो सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट होगा तो उसे डिप्लोमा कोर्स का वो मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगी। अगर वो थर्ड ईयर में ड्रॉप आउट होता है तो उसको कंप्लीट डिग्री मिलेगी, और अगर वो फोर्थ ईयर में ड्रॉप आउट होता है तो उसको मिलेगा डिग्री विद 1 ईयर रिसर्च, 3 साल की डिग्री और 1 साल की रिसर्च। इससे क्या होगा, जब 4 साल का वो कोर्स कर लेगा और वो मास्टर्स के लिए जाएगा तो मास्टर्स 1 साल का होगा बस, और जो 3 साल का कोर्स करके जाएगा उसके लिए मास्टर्स 2 साल का होगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, और यह पॉइंट बहुत सारे बच्चों को अपनी इंटरेस्ट को, अपनी हॉबी को, अपने आइडियाज को फॉलो करने देगा। HECI है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉमन रेगुलेटरी बॉडी फॉर एंटायर हायर एजुकेशन। अभी बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में, जैसे UGC, जैसे NAC, जैसे AIRCTC। Higher Education Commission of India will be set up as a single overarching umbrella body for entire higher education, excluding medical और legal नहीं आएगा इसके अंदर, medical and legal education इसके अंदर नहीं आएगी। That have regulate council of regulation, general education councils for standard setting, higher education grants council for funding and national accreditation काउंसिल फॉर एक्रीडेशन। जो ग्रांट कमीशन है, UGC ग्रांट और NAC, इन दोनों को मिक्स कर देगा और AICTE को भी रिमूव कर देगा ये कमीशन। और ये कमीशन बहुत सही है। अभी इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कॉलेज को अपना एप्लीकेशन हासिल करने के लिए, उसे 10-10 जगह अपनी फाइल लगानी पड़ती है, 10-10 जगह बाबू के पास घूमना पड़ता है, 2-2, 3-3 साल का प्रोसेस होता है एक कॉलेज को कहीं से एफिलिएट होने के लिए। लेकिन यह सिंगल बॉडी किसी भी कॉलेज को विद इन फ्यू मंथ्स एफिलिएट कर देगी और फ्यू मंथ्स के अंदर वह कॉलेज रेडी हो जाएगा टू रन। तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये। यूनिवर्सिटी टू सेट अप द कैंपस इन अदर कंट्रीज। इसमें 2 चीज हैं, हमारी जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं और जो बाहर की बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, वो दोनों सेटअप कर पाएगी। हमारी जैसे मान लो IIT मद्रास है तो वो बाहर जाके अपना कैंपस सेटअप कर पाएगी, और बाहर की जो है MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड एंड अदर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज वो हमारे इंडिया में आके अपना कैंपस कर पाएंगी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो इंडिया में आएंगी तो उनका स्टैंडर्ड ऊपर होगा, हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड भी ऊपर जाएगा, और इंडिया का जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो भी ऊपर जाएगा। मैं एक सिमिलर एग्जांपल देता हूँ। जब इंडिया में जब सुजुकी आई थी और उसने मारुति के साथ कोलैबोरेशन किया था तो हमारी गाड़ियों की प्रोडक्शन बहुत अच्छी गई थी। उससे पहले हिंदुस्तान मोटर्स गाड़ी बनाती थी, तो हमारे जो गाड़ी का प्रोडक्शन है, जो गाड़ी का लेवल है वो बहुत अच्छा गया था, टेक्नोलॉजी मिली थी हमें सुजुकी से। ऐसे ही जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज आएंगी, फॉरेन प्रोफेसर आएंगे, तो वो ये नहीं है कि वो इंडिया में वो ओनली एक सिंगल यूनिवर्सिटी में काम करेंगे, वो दूसरे में भी जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे वहाँ पर, बच्चे वहाँ के फेस्ट में भी जाएंगे, बच्चे वहाँ की डिबेटिंग उसमें भी जाएंगे, कल्चरल फेस्ट और एजुकेशनल फेस्ट सब कहीं जाएंगे। तो उससे क्या होगा, बच्चों को फ़ायदा होगा, हमारे एजुकेशन सिस्टम को फ़ायदा होगा। पहले ये था 2010 में इसको मंजूरी मिल गई थी, लेकिन एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था इसके अंदर कि पहले किसी भी इंस्टीट्यूशन को 50 लाख रुपए देने पड़ते थे, पहले किसी भी इंस्टीट्यूशन को 50 करोड़ रुपए देने पड़ते थे तब वो सेटअप कर पाता था। ये बहुत ही गलत चीज़ थी। HRD मिनिस्ट्री टू बी रीनेम एज ए एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये बहुत दिन से पॉइंट था कि हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर देना चाहिए, और ये बहुत सही भी है, क्योंकि हम ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट नहीं कर रहे। ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ा टर्म है। ह्यूमन रिसोर्स में पूरे भारत के सब लोग आते हैं, लेकिन एजुकेशन में वो आते हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सही किया। और ये ओनली कागजी तौर पे नहीं होना चाहिए, ये कुछ इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए कि हमें एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्ट्री बहुत ही बारीक पॉइंट और बहुत ही ध्यान से काम करे।
नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर SC ST OBC स्पेशल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर SC ST OBC स्टूडेंट टू बी एक्सपेंड। अभी हमारे देश में स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत ही एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। हम चाहते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी चाहती है कि एक पोर्टल बने, ऑल इंडिया पोर्टल बने, वहाँ बच्चे जाके रजिस्टर करें, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, SC ST OBC और जो दिव्यांग हैं, जो विकलांग हैं और कुछ महिलाएं, कुछ ट्राइबल जाकर इसे अपना रजिस्टर करें और उन्हें इजीली स्कॉलरशिप मिल सके यूनिवर्सिटीज से। और कोई ऐसी संस्था है जो उनको स्कॉलरशिप देना चाहती है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देना चाहती है, तो उनको इजीली स्कॉलरशिप मिल सके, ना कि वो 10-10 जगह चक्कर काटे। थैंक्स फॉर वॉचिंग easylearningindia.com। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट दी बेल आइकन। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे फेसबुक हैंडल और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कीजिए। प्लीज़ आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। Thanks for watching easylearningindia.com।